देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। नमस्कार, कोटद्वार न्यूज पर आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। आज इस खास इंटरव्यू में आज हम बातचीत करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे पर, और इन दिनों एक नई समस्या समाज के अंदर हमको देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग कोनों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कुछ महिलाओं द्वारा पुरुषों के साथ उनका उत्पीड़न करा जा रहा है, पुरुषों के साथ मिलकर अपने पति का उत्पीड़न करा जा रहा है, और कहीं कहीं तो ये भी देखा जा रहा है कि कुछ महिलाओं द्वारा अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया गया। बात चाहे मेरठ सौरभ हत्याकांड की हो या चाहे बात आपके शहर से 25 किलोमीटर दूर लगे हुए शहर नजीबाबाद की हो, और इन घटनाओं के पीछे असल कारण क्या है, इस पर आज बातचीत करेंगे। तमाम सवालों के साथ उन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ इस खास साक्षात्कार में जुड़े हैं एडवोकेट अमित सजवान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास इंटरव्यू में आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, जिस तरीके से ये केसेस जो बाहर आ रहे हैं जहां कुछ महिलाओं द्वारा, एक तरफ तो हम सुनते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और ससुराल वाले महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, महिला का मर्डर कर दिया है, उसको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, मेरठ का केस ले लीजिए, नजीबाबाद का ले लीजिए, या आप साउथ में देख लीजिए कि किस तरीके से महिला द्वारा अपने पति को मौत के घाट उतार दिया जाता है, किन्हीं कारणों को लेकर। इसके पीछे असल कारण क्या मान सकते हैं हम? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि महिला के द्वारा पुरुष की हत्या या पति की हत्या, ये तो आपने कहा जी, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी पाए गए हैं जहाँ पर महिला के द्वारा अपने पति को इतना विवश कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसे भी मामले हैं, तो उनको भी एक तरीके से उत्पीड़न के ही मामले के रूप में हम उनको देख सकते हैं। और देखिए, अब हमारे समाज में विकृति आ गई है, और इस विकृति का जो नतीजा है वो इस कारण से आ गया है कि जो परिवार के जो मूल्य हैं वो टूट रहे हैं। पहले जब हम छोटे थे तो एकता कपूर के सीरियल जो आते थे उनमें जो चीज़ें दिखाई देती थी, तो उस समय तो हमें लगता था कि ये सब ऐसा कहाँ होता है और हमारी सोसाइटी में तो इस तरीके का हो भी नहीं सकता है। लेकिन आज वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सामने वो सब दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण आज जो हमारा एक, हम कहते हैं कि हमारा समाज, हमारा जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं हैं, ये जो हैं टूटती हुई नज़र आ रही हैं, और इस तरीके के मामले हमारे आसपास सब ये दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय परंपरा से, संस्कृति से तो ये बिल्कुल अनुरूप है ही नहीं उसके, दूर दूर तक। देखिए, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति तो ऐसी थी कि जब भगवान राम वन की तरफ गए 14 वर्ष के लिए, तो सीता ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन सीता तो तब भी अपने पति के साथ रही, कुछ पीरियड के लिए भगवान वो रावण ने उनका अपहरण किया। लेकिन आप कल्पना कीजिए उर्मिला की, जो 14 वर्ष तक जो है वहीं रही, अपने ससुराल में रही, और उसके पति जो हैं लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ गए, तो उसने वहाँ जाके तप किया। तो इस प्रकार की हमारी परंपराएं रही हैं, इस प्रकार का। और आज भी इन परंपराओं के कारण विश्व में जो सबसे कम देश जहां तलाक होते हैं उनमें हमारी गिनती होती है। सबसे कम देश जैसे श्रीलंका है, ग्वाटेमाला है, फिलीपींस है, उसी श्रेणी में भारत को भी रखा जाता है कि यहाँ अभी तलाक का जो रेट है वो जो है कम है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में ये जिस हिसाब से आज ये चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में जो है लोग इस ओर जा रहे हैं और विवाह जो है टूट रहे हैं। और जो 2011 की जनगणना हुई थी और उसमें ये पाया गया कि 11 लाख लोग जो हैं तलाकशुदा यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, तो संख्या बढ़ रही है। जी, जिस तरीके से अभी सर मुख्य रूप से उस पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि मेरठ का हत्याकांड हुआ तो ये चीज़ें लोगों को हिला दिया, इन चीज़ों ने चौंका दिया कि ऐसा भी कुछ इस समाज के अंदर हो रहा है। और सबसे बात बड़ी तब हो जाती है जब कोटद्वार से सटे हुए शहर नजीबाबाद में ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक तरफ तो ये है, और साथ ही जिस बात पे हम बात कर रहे हैं कि डाइवोर्स के केस इंडिया में मुकाबले उन देशों के कम है, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, लेकिन रेट जो है वो बढ़ रहा है, दिन बाय दिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं। मुख्य रूप से कारण क्या है असल में? क्या दो लोगों के बीच वो बात नहीं बैठ पा रही है? लेकिन क्या इस मॉडर्न सोसाइटी में क्या ऐसे चेंजेस आ गए हैं साहब? देखिए, पहले बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा मिलती थी, तो बच्चे संस्कारवान होते थे। जी। अब जिस प्रकार से ये आधुनिक शिक्षा हमारी हो गई है,
इस आधुनिक शिक्षा में वो संस्कार जो हैं वो नहीं दिए जाते हैं। पहले टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, किसी प्रकार के साधन नहीं थे और हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। तो उस संयुक्त परिवार में जब बच्चे रात को अपने माता पिता के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ सोते थे तो उनको प्रेरणास्पद जो है कहानियाँ सुनाई जाती थी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। अब तो वो कहानी सुनाने का चलन रह नहीं गया है, वो ज़माना गया। लेकिन उस समय अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना के उनको संस्कारवान बनाया जाता था और हमारे पर्व उनके माध्यम से अलग अलग तरीके से बच्चों को संस्कार सिखाए जाते थे। तो अब वो संस्कारों का बोध नहीं रह गया और जब संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो समाज में इस तरीके की विकृति आ जाती है। और आज के समय में जैसा हम देख रहे हैं, पहले टीवी को दोष देते थे। टीवी में विशेष रूप से जब ये गंदे गंदे सीरियल आने शुरू हुए, सास बहू के झगड़े और इस तरीके के आए, तो उन्होंने भी हमारे पारिवारिक मूल्यों को बहुत नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद वर्तमान में जो ये मोबाइल का युग आ चुका है, इस मोबाइल के युग ने आदमी को धरातल से दूर करके एक वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर के जा चुके हैं और वहाँ पर फिर इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता, संस्कारों का, मूल्यों का। एक त्वरित धन कमाने की जो आकांक्षा होती है कि मैं जल्दी से धनवान बन जाऊं, जल्दी से मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे वो सब चीज़ें जो मैं नहीं पा सकता हूं या नहीं पा सकती हूँ वो चीज़ें तुरंत मिल जाएं, तो वो सब पाने की जो इच्छा होती है, उस पाने की इच्छा के लिए ये सब मामले आ रहे हैं कि मैं पति को मार दूं, उसकी संपत्ति मेरे नाम पे आ जाए और फिर मैं जो है एकदम खुलेआम अपने जो भी उनके प्रेमी हैं उनके साथ जो है हम ऐश करें उस पैसे को लेकर के। तो ये भावना जब दिमाग में आ जाती है और पारिवारिक मूल्य का जब बोध नहीं रहता है तो तब ये चीज़ें नज़र आती हैं। ये जो आपने पॉइंट रखा सर, यही उस मामले से जुड़ा हुआ है जो बीते 2 दिन पहले नजीबाबाद में हुआ, जहाँ एक पत्नी को अपने पति को मौत के घाट इसीलिए उतारना पड़ा क्योंकि उसको कहा जा रहा है जिस तरीके से पति की नौकरी चाहिए थी सरकारी। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हो, डिजायर की जो भावना है कि जल्द से जल्द मैं अपने के लिए करूं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण इसके पीछे। बिल्कुल सही कहा। असल में होता क्या है कि इसमें माता पिता का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ पर तो आपने ये कहा, और मेरठ वाली घटना में जिस लड़के की मृत्यु हुई है वो यूनाइटेड किंगडम में किसी बेकरी में काम करता था। तो बेकरी में ऐसी छोटा मोटा काम करता होगा, लेकिन तुलनात्मक ये भारत की तुलना में उसको वहाँ ज़्यादा मजदूरी मिलती है और उसी मजदूरी के बलबूते पर वो यहाँ पर अपने परिवार वालों को ज़्यादा खुशी, ज़्यादा पैसा, सब चीज़ उनको सुख सुविधाएँ दे पाया। लेकिन जो एक बोध होना चाहिए था वहाँ पर, या उस लड़की के माता पिता को या उनके परिवारजनों को या अन्य जनों को जो बोध करवाना चाहिए था कि भाई तेरा पति तेरे परिवार के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए इतने कष्ट झेल रहा है और इस तरीके से वहाँ पर काम कर रहा है। तो ये वो जब वो बोध का अभाव हो जाता है तो फिर ये घटनाएं हो जाती हैं। वो सिर्फ पति को एक उसने पैसा कमाने की मशीन के रूप में समझा, और जब पैसा कमाने की मशीन के रूप में उसको समझेंगे तो तब जो है यही परिणाम सामने नज़र आएगा। और ये बोध का आचरण आप, मुझे लगता है, तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उन बातों पर हम अमल नहीं करते हैं जो आप कह रहे हैं, संस्कार जो हमारे एथिक्स थे, जो हमको सिखाए गए थे, वरना ये बोध गायब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और समय के साथ साथ सर ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से डाइवोर्स के केसेस बढ़े, उनका मुख्य कारण ये है, और ये भी है कि इस मॉडर्न ज़माने में कहीं ना कहीं जैसे माता पिता हैं उनके बीच लड़ाई हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ रहा है जिनकी उम्र महज 3, 4, 5 साल हो सकती है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं सजवान सर कि कितना इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उस बच्चे द्वारा उस चीज़ को दिया जाएगा आगे? देखिए, ऐसा है जो ये तलाक के मामले हैं और जिसमें आपने कहा कि बच्चों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, ये आपका कहना सही है, लेकिन तलाक के मामलों के और भी बहुत से कारण जो नज़र आते हैं वो ये हैं कि एक तो इस समय जो महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है जी, तो महिला सशक्तिकरण के इस दौर में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं और महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं, अपने अधिकारों को भी जानती हैं, जो संभवतः बिल्कुल ज़रूरी भी है। और दूसरा, हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरीके का भी हो चुका है कि जैसे महिला है, पुरुष है, दोनों काम करते हैं, लेकिन हमने कामों का बंटवारा कर दिया है कि घर में खाना कौन बनाएगा, महिला बनाएगी, झाड़ू कौन झाड़ेगा, महिला, बर्तन कौन साफ करेगा, महिला।
तो पुरुष ये काम करेगा, महिला ये काम करेगी। तो लेकिन होता क्या है कि जहाँ पर कामकाजी महिलाएं होती हैं, उन कामकाजी महिलाएं अपने साथी जो पुरुष पति हैं उनके बराबर काम करती हैं, लेकिन उसकी अपेक्षाकृत उनको घर में ज़्यादा काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके कारण एक तरीके से पारिवारिक माहौल में जब उनको लगता है कि मैं भी उतना ही कमा के ला रही हूँ, मैं भी उतना ही काम कर रही हूँ अपने पति के मुकाबले, लेकिन मेरे ऊपर काम का लोड ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी तनाव की स्थिति ये सब देखने में आता है। दूसरा कारण ये भी है, एक इसके अलावा एक कारण ये भी है कि जो कामकाजी महिलाओं को छोड़ करके अन्य जगह पर यह है कि आज महिलाएं थोड़ा पढ़ी लिखी हुई हैं, उनके अंदर अपने अधिकारों को जानने की भी इच्छा हुई है। और पहले ये था कि चाहे पति कितना ही ख़राब है, कितना भी उसके साथ प्रताड़ना करे, मारे पीटे, कुछ भी करे, लेकिन उसको यही कहा जाता था कि जिस घर में तू जा रही है वहाँ से तेरी अर्थी ही वापस जाएगी। लेकिन आज वो जो सहने की शक्ति थी या उन चीज़ों को दूर होकर के उसको लगता है कि मेरा ये अधिकार है, और सरकार ने भी प्रयास किया है उनको जागरूक करने का, और उस तरीके से नए नए कानून भी बनाए हैं, जैसे घरेलू हिंसा का कानून या अन्य तरीके का। तो उससे उन्हें ये पता चलता है कि मेरे साथ इस तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। तो वहाँ पर भी महिलाएं जो है मुखर होकर के वो जो प्रताड़नाएँ होती हैं उनसे हट करके सामने आती हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं। और कुछ ये भी हो गया है, और एक महत्वपूर्ण कारण ये हो गया है कि जो परिवार का इंटरफेरेंस होता है वैवाहिक, उसमें जी हो क्या पहले 4-5 बच्चे होते थे, अलग अलग जगह बच्चों की शादियां हो रही हैं, तो कौन बच्चा कहाँ है, तो माता पिता इतना ध्यान नहीं देते थे। आज परिवार छोटे हो गए हैं, 1 या 2 बच्चे किसी के हैं। अब 1 या 2 बच्चों में किसी का विवाह हो गया, मान लिया लड़की का विवाह हो गया, दूसरे परिवार में हो गया, तो वो जो 24 घंटे कनेक्शन रहता है फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, छोटी छोटी चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर जो पास होती हैं, उसके माध्यम से भी जो है एक दूसरे परिवार को ये लगता है कि लड़की का परिवार जो है हमारे परिवार में जो है कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है, या जो हमारी अपनी परंपराएं हैं, अपने परिवार की हैं, उसको इसमें बाधा पहुंच रही है। तो इस तरीके का जब माहौल होता है तो वहाँ पर भी परिवार के टूटने की शिकायतें जो हैं वहाँ पर भी ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि ऐसे केसेस तो आप रोज़ाना देखते ही हैं कोर्ट में। और लेकिन सर इस सब के बीच एक सवाल ये निकल कर आता है, फिर आखिरकार इस समाज को क्या चीज़ अब अपनानी चाहिए कि हम इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में, मोबाइल तो है, दुष्प्रयोग भी आप उसका कर सकते हैं, हो रहा है, लेकिन हम क्या आत्मसात करें फिर साहब? देखिए, हमारे समाज में इस समय सबसे बड़ी जो कमी है वो मैरिज काउंसलर जो हैं वो नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है जी, आपका दांत खराब है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो हर तरीके के लोग होते हैं। और ये आज समाज में जिस प्रकार से विवाह टूटने की कगार पे आ रहे हैं, और बहुत से मामले आ रहे हैं। जब मैं नया वकालत के क्षेत्र में आया था, मैं 1991 में, तो उस समय बहुत कम मामले आते थे, गिने चुने मामले आते थे तलाक के या मेंटेनेंस के। लेकिन आज जो है बाढ़ आ गई है मुकदमों की जी एकदम से, और सारे आज जो दीवानी के, फौजदारी के मामले कम हो गए हैं, पारिवारिक मामले ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो उसका कारण यही है कि जो काउंसलर की कमी होती है। अगर छोटी मोटी बात में भी झगड़ा हो जाता है तो वो लोग जो है सीधे कोर्ट में पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट, ये बहुत बड़ा पॉइंट। और दूसरा ये हो गया है कि यहाँ पर जो उत्तराखंड में मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार के जो पारिवारिक मामले आते हैं उसमें अधिकांश मामले वो आते हैं जिसमें एक पक्ष जो है, पति जो है, या तो भारतीय सेना में या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत होता है। तो इस प्रकार के मामले ज़्यादा आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जितने भी, जैसे हमारी गढ़वाल राइफल है या अन्य सैनिक बल भी हैं, उनको भी अपने यहाँ मैरिज काउंसलर नियुक्त करने चाहिए, और उसके माध्यम से जो उनके जो पारिवारिक मूल्य हैं, जो परिवार है, वो बचाने का प्रयास करना चाहिए। असल में होता क्या है, जो अपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में या कोटद्वार के परिप्रेक्ष्य में मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर जिस प्रकार के पारिवारिक मामले आते हैं, देखिए 2 तरीके के लोग काम करते हैं। एक तो वह है कि जैसे हम लोग हैं, हम सुबह काम पे जाते हैं, शाम को घर पे आ जाते हैं जी। लेकिन एक जो सैनिक है या अर्धसैनिक है, वो एक बार अगर चला गया, अपने काम में चला गया, तो या तो 6 महीने के बाद वापस आएगा या 1 साल के बाद वापस आएगा। इस बीच में जो उनके बीच में दूरियां बन जाती हैं, और फिर आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो शक का वातावरण पैदा हो जाता है, तो वहाँ पर जो है विश्वास की कमी आती है। जी। तो इसके पीछे
थोड़ा सा ये है कि जैसे हमारे जो सैनिक बल हैं उनको ये उनके जो परिवार के जो लोग हैं, जैसे सैनिक तो सीमा पे चला गया, उनका परिवार यहीं छूटा है, वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कोटद्वार, देहरादून, हल्द्वानी जो ऐसी नगरीय क्षेत्रों में लेकर के आ जाते हैं, तो वहाँ पर उनके परिजनों के लिए मैरिज काउंसलर होना चाहिए जो उनको ये बोध कराए कि तुम्हारा पति किस काम के लिए गया हुआ है और कितना बड़ा वो काम कर रहा है, देश की सुरक्षा के लिए वो सीमा पे किस तरीके से अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैनात बैठा हुआ है। तो तुम एक सामान्य व्यक्ति की पत्नी नहीं हो, तुम एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी हो जहाँ पर जो है तुम्हारा पति इस तरीके का कार्य कर रहा है, तुम्हारा पति सवेरे जाके शाम को घर में नहीं आ सकता है। तो जब उन्हें इन चीज़ों का बोध होगा जी, तो तब जो है जो पत्नियां हैं सैनिकों की, वो भी जो है परिवार के प्रति उस तरीके से निष्ठावान होंगी। और दूसरा जो है जो दूर चले जाते हैं पति, जैसे 1 साल के बाद आ रहे हैं, 6 महीने के बाद आ रहे हैं, उनको भी जो है जब वो उस जगह से घर पे आते हैं तो उनको भी जो है काउंसलिंग करके वहाँ पर भेजना चाहिए कि उनका किस प्रकार का व्यवहार रहे। क्योंकि एक जब हम अपने दोस्तों के बीच में वहाँ पर या कहीं पर वीराने में, अनजाने में इतना लंबा समय बिता करके आते हैं और उसके बाद जब इस तरीके के माहौल में आते हैं तो उस माहौल, एक माहौल से दूसरे माहौल को आने के मध्य में एक उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपको अपने परिवार में जाकर के किस प्रकार का व्यवहार करना है। मैरिज काउंसलर्स की कहीं ना कहीं बहुत आवश्यकता है इस आज के ज़माने पर 2025 में, और विशेष रूप से जहाँ सैनिक और जो अर्धसैनिक बल हैं वहाँ पर केसेस में ज़्यादा, उन केसेस में ज़्यादा है वहाँ। और जहाँ सैनिकों के, अर्धसैनिक बलों के जो लोग हैं उनके परिजन रहते हैं, जैसे कोटद्वार में हजारों फैमिलियाँ, हजारों परिवार यहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे स्थानों पर भी इन बलों के लोगों को मैरिज काउंसलर बुला करके परिजनों की काउंसलिंग करवानी चाहिए जी। मैं जो देखता हूँ कि वहाँ काउंसलर का अभाव होता है। वहाँ केवल जो आर्मी के जो अधिकारी होते हैं, उनकी जो पत्नियाँ होती हैं, उनके वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वही पारिवारिक मामलों को एक तरीके से सुलझाने का प्रयास करते हैं। यदि कहीं पर कोई पति पत्नी के बीच में कोई विवाद पैदा हो गया तो जो आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह इस तरीके से सब जगह जो उनकी अधिकारियों की पत्नियां हैं, उनकी वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, वो सुलझाने का प्रयास करती हैं। लेकिन वो अपने फील्ड की विशेषज्ञ नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, वो केवल दबाव डाल के किसी तरीके से मामले को एक तरीके से मेंटेनेंस दिलवा सकती हैं, अन्य तरीके के मामले कर सकती हैं, लेकिन जो विवाद की मूल जड़ है उसको समाप्त नहीं कर सकती हैं जी। तो उसके लिए भी वहाँ पर बजाय इनके इस प्रकार के मामलों के लिए काउंसलर विशेषज्ञ होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए जो पारिवारिक मामलों को सुलझाएं जी। तो आज इस तमाम जानकारी से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और आपको कई नई जानकारी भी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सजवान जी, आज हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।